Great Indian Laughter Challenge, Comedy Nights with Kapil. कॉमेडी सर्कस में सबको हंसाने के बाद अब सरकारों की नाक में दम करने वाले, अपनी कॉमेडी से सरकारों की पोल खोलने वाले, वन लाइनर के बेताज बादशाह और बहुत खतरनाक कनपुरिया आदमी राजीव निगम जी से आज मिलेंगे। प्रज्ञा मिश्रा, ग्रेट लेडी। मैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर तक झांक के देखता हूँ, मुझे एक भी अपराधी नजर नहीं आता है। योगी, मोदी, अखिलेश, मायावती, प्रियंका गांधी, इनमें से राजीव निगम जी के लिए पहले नंबर पे कौन, दूसरे नंबर पे कौन, तीसरे नंबर पे कौन, चौथे नंबर पे कौन, पांचवें नंबर पे कौन? सब अच्छा दिख रहा है। हाँ, वाह व्हाट ब्यूटीफुल, ये वो सब दिख रहे हैं। हाँ। शादी करके आप खुश हैं? हाँ। है ना? तो बस शादी में नंबर 1 पत्रकार को बुलाया नहीं आपने। टीवी चैनलों में अगर कोई पत्रकार सरकार के खिलाफ बोल दे तो वो पत्रकार चैनल में नहीं रह सकता। तो आपकी फील्ड में या कभी आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ है, आपको ऐसा कुछ संघर्ष देखने को मिला है? क्योंकि आप तो सरकार के खिलाफ या उनकी गलतियों को एकदम हिट करके बताते हैं। सर, आप निगम हैं, आपकी सरकार है, आपके योगी जी हैं, आप राजू श्रीवास्तव जी से कुछ सीखते क्यों नहीं? राजू श्रीवास्तव, आपके पास इनकम टैक्स है, आपके पास अंजना है, आपके पास अमीश है, आपके पास कोई सिन्हा है, कोई अमन है, चोपड़ा है, खोपड़ा, आपके पास तमाम साधन है। तो आपको पर्सनली फाइट करने की क्या जरूरत है? अच्छा सर, मुझे एक ढुनकने से एक बात याद आ गई। अगर मोदी जी आपके नाम सेंट्रल विस्टा कर दे तो क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे सर? हाँ, बिल्कुल कर लेंगे भाई। भाई उसमें क्या, रजिस्ट्री करवा दे एक बार। तो गुलशन जी एकदम पूरा ये ऐसे निकलते हैं ना, तो फैन वैन दूर से देखते भी, यार गुलशन ग्रोवर है, यार भाई गुलशन ग्रोवर है ये। तो ये पीछे भागते हैं, पतली गली ढूंढ लो, पतली गली। गुलशन ग्रोवर है ये। और वहीं जब राजीव निगम होते, अरे ये तो राजीव निगम, अरे सर ये कांग्रेसी है। अभी कहेंगे सर, अभी कहेंगे लोग, अभी देखिएगा यही कहेंगे। ये देखना, ये कांग्रेस से पैसे खाता है ये। राजू श्रीवास्तव। वन लाइनर के बेताज बादशाह और अपने व्यंग से सरकारों की पोल खोलने वाले और बहुत ही खतरनाक कनपुरिया राजीव निगम जी हमारे साथ है। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार। हेलो सर, आपको लखनऊ कैसा लगा ये बताइए? लखनऊ, आइए सर, चलते लखनऊ तो मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इस बार जब मैं लखनऊ आया तो बहुत सारी चीज़ें मैंने लखनऊ की पहले से देख रखी थी, लेकिन हमने कहा इस बार कुछ और पॉपुलर शख्सियत से मिला जाए, तो जो लखनऊ की खास शख्सियत है, तो जिनका डंका हिंदुस्तान में बजता है। मैं मुंबई से आपके वीडियोस और चीज़ें देखता था, तो बस हमने कहा बाकी इमामबाड़ा और ये अमीनाबाद और नखास और टुड़ियागंज और गोमती नगर तो पहले भी देख चुका हूँ, तो आज प्रज्ञा से मुलाकात की जाए। अरे वाह, बहुत हमारा सौभाग्य सर, हमारी खुशनसीबी कि आप लखनऊ आए, धन्य भाग हमारे कि राजीव जी लखनऊ पधारे। अच्छा, एक बात बताइएगा, गोदी मीडिया के एंकरों से आप अक्सर पंगे लिया करते हैं, वो आपसे अच्छे कॉमेडियन हैं, क्या जलन होती है क्या आपको? नहीं, मैं कहाँ पंगे लेता हूँ, वो लोग ऑलरेडी पंगे ले लेते हैं और पंगे लेके हमें पकड़ा देते हैं, तो मैं उसमें थोड़ा बहुत झाड़ पोंछ करके पॉलिश करके, अभी जैसे रिसेंटली एक वीडियो मेरा काफ़ी वायरल हुआ 3-4 दिन पहले, तो उससे मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। जो किया था वो मीडिया के जो वो थे अपने हमारे दीमक चौरसिया जी। क्या हाँ। कोई बात नहीं, प्यार से उनको जो है ना, कई बार जबान लड़खड़ा जाती है ना, हाँ, तो उनकी जबान लड़खड़ा जाती है, तो पेन किलर ज़्यादा हो गई थी सर। हाँ, पेन किलर ज़्यादा हो गई थी, हाँ। हमारे ख्याल से वो पेन किलर को उन्होंने लिक्विड में लिया था, कुछ होता है ना, कुछ इनो टाइप का, तो ज़्यादा हो गई पेन किलर, और जब ज़्यादा हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं अच्छा राजीव जी, आप योगी आदित्यनाथ जी की हर गलती को पकड़ लेते हैं। उनका वो बुलडोजर वाला जो ड्राइवर है ना, तेल भरा कर खड़ा रहता है, डर नहीं लगता आपको? तो बुलडोजर कहाँ चलाएगा? योगी जी ने हमें कोई घर तो दिया नहीं यहाँ पर। हमारे पास घर होता तो मैं बोलता भाई आओ बुलडोजर लेकर के, और बुलडोजर के लिए उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट हैं। मैं तो योगी जी को प्यार करता हूँ, देखिए जैसे मोदी जी को प्यार करता हूँ, योगी जी को प्यार करता हूँ, तो बस छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें जो होती है, वो लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना, तो मैं छोटी छोटी कर देता हूँ। जैसे हमारे आदरणीय गृह मंत्री
अमित शाह जी जब आए थे पीछे यहाँ लखनऊ में, यूपी में कहीं पर उनकी जनसभा थी, तो उन्होंने कितना अच्छा कॉमेडी हास्य व्यंग का एक्ट खुद परफॉर्म किया था अमित शाह जी ने कि दूरबीन है ना, मैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर तक झांक के देखता हूँ, मुझे एक भी कोई नजर, हाँ, अपराधी नजर नहीं आता है। पीछे मुड़ के देखो, टेनी इधर ही खड़े हुए हैं। अब वो तो दूरबीन से देखने वाले की नजर पे भी डिपेंड करता है ना, देखना किसे चाहते हैं। नहीं वही है, लेकिन अगर दूसरी चीज देखो, जब उन्होंने बोला था कि उत्तर प्रदेश में रात को 12 बजे 16 साल की बच्ची गहने लाद के स्कूटी पे बैठ के कहीं भी जा सकती है, तो मैं तो मतलब यूपी इतने साल से मैं भी घूम रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से मिला, फ़ोन पे बात किया, हमने कहा किसी लड़की को देखा है आपने ऐसा जो 16 साल की बच्ची स्कूटी में गहने लाद करके रात के 12 बजे और आराम से चली जा रही हो? तो मुझे तो कहीं नहीं दिखाई पड़ा। तो अब आप खुद देखिए, लोग इल्ज़ाम मुझ पे लगाते हैं कि अरे आप कॉमेडी और इन लोगों का आप हास्य व्यंग, तो वो तो खुद करके जाते हैं। अच्छा, अभी तक तो आप अपनी खुद की कॉमेडी पर से लोगों को हंसाते थे और अब सरकार की कॉमेडी पर खुद हंसते हैं। बिल्कुल। कहीं देखिए, जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मुझे भी हंसने का हक है। हाँ, और तो कई बार वो लोग हंसाते तो हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि हम आपको हंसा रहे हैं। हाँ। तो वो काम फिर मैं कर देता हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ, ये देखो जोक मारा है, जोक मारा। ये जोक मारा, हंसो हंसो हंसो। तो उस जोक को मैं एक प्रॉपर तरीके से, उन्हीं के जोक को डिलीवर करके इजी वे में लोगों तक पहुंचा देता हूँ। अच्छा सर, आप बीजेपी की इतनी खिंचाई क्यों करते हैं? भक्त लोगों को बड़ी ठेस लग जाती है सर। अब भक्त लोग तो देखिए ठेस लगवाने के लिए बैठे रहते हैं। आप खिंचाई ना भी करो तो भी वो कह देंगे कि अरे आपने ऐसे कैसे कह दिया, ये कैसे कह दिया, वो कैसे बोल दिया। बाकी अपना मकसद कोई ये थोड़ी कि किसी की खिंचाई करो, लेकिन जब बातें मुद्दे ऐसे आ जाते हैं सामने, अभी देखा आपने टेनी जी का, हाँ। है ना, और आप ही ने नाम दिया टेनी का टोनू। टेनी का टोनू, मुझे याद है। हाँ, तो अब टेनी का टोनू, अभी जो एसआईटी की रिपोर्ट आई इसमें बताया कि इन्होंने जानबूझ करके ऐसा कर दिया। अब टेनी तो बड़े गुस्से में है सर। वो गुस्से में आ गए हैं, ये क्या फालतू बात कर रहे हो बे, हैं, तमीज नहीं है बे, फोन छीन लूंगा बे, यहाँ से निकल जाओ बे। तो बस मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि फिर आप कहेंगी कि इसमें भी मैंने भी कुछ नहीं किया, जो कहा, जो कहा उन्होंने ही कहा, मैंने बस इसी को थोड़ा तरीके से लोगों को पहुँचा देकर, इन्होंने ये कहा, समझे कि नहीं समझे, तो मैं लोगों को समझा देता हूँ। समझाने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं। अभी जैसे मैं टेनी जी को भी समझा सकता हूँ, अच्छा, थोड़ा सा समझा के बताइए। समझाने का मतलब ये है, उस पत्रकार को जो भी उन्होंने धक्का दिया, पुश किया, या गिरेबान भी पकड़ा और मोबाइल फेंक देंगे, क्या कर रहे हो बे, और अबे और तबे और निकल बे, ये सब गाली तक दे डाली, यार हाँ ऐसे दिया। तो मेरा सिर्फ कहना है कि आप आदरणीय हो, आप खुद पर्सनल इतना क्यों कर रहे हो? आपके पास और संसाधन है, आप अपने बड़ों से कुछ सीखिए। हैं, आप जहाँ पर हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, आपके पास ईडी है, आपके पास इनकम टैक्स है, आपके पास अंजना है, आपके पास अमीश है, आपके पास कोई सिन्हा है, कोई अमन है, चोपड़ा है, खोपड़ा, आपके पास तमाम साधन है, तो आपको पर्सनली फाइट करने की क्या जरूरत है? सर वो दीमक क्या चरस क्या सर बोला था अभी आपने? अरे वो दीमक, क्या दिमाग काम नहीं करता है। तो जैसे आपको मैंने देखा ना, कैटरीना कैफ जी, आप कितनी शादी करके आप खुश हैं, है ना? तो बस शादी में नंबर 1 पत्रकार को बुलाया नहीं आपने, कैटरीना। खैर नंबर 1 तो मैं नहीं हूँ, नंबर 1 तो मैकडोवेल है। अच्छा सर, एक बात और कि इतना मशहूर कमर्शियल कलाकार के निशाने पर सरकारें कैसे आ गई? देखिए प्रज्ञा जी, ये मेरा कोई नया काम नहीं है, मैं बहुत पहले से ये काम कर रहा हूँ। लेकिन फ़र्क ये है कि पहले लोग इसको हंसी मजाक में अच्छे से एंटरटेनमेंट के लेवल पे लेते थे। मैं एक बहुत बड़ा शो था जो काफ़ी सालों तक टीवी पे राज कर रहा था, शो शेखर सुमन साहब होस्ट करते थे, मूवर्स एंड शेखर तो शो का नाम था। तो जहाँ पर पॉलिटिकल सटायर, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, अपोजिशन, सबके ऊपर मतलब बहुत सारी बातें होती रहती थी, लोग एंजॉय करते थे।
आज भी मैं वही काम कर रहा हूँ, जी, लेकिन आइए। जब आज मैं वो काम करता हूँ जी। तो लोगों को लगता है अरे यार मोदी जी के बारे में ऐसा कैसे बोल रहा है, अरे बीजेपी की खिंचाई क्यों कर रहा है, अरे इसको ऐसा क्यों बोल रहा है, एंटी मोदी हो गए, एंटी मोदी हो गए। एंटी नेशनल, पता नहीं क्या क्या लोग बोल देते हैं। तो ये अभी मतलब सब कुछ शुरू हुआ है। हम्म। एंटी मोदी ये वर्ड कब आया, आप बताइए, आपने कब से मुझे सुना? लगता है 2014 के बाद से ज्यादा हो गया, क्योंकि मैंने एंटी अटल, एंटी सोनिया ये सब नहीं सुना। हाँ, तो वही कह रहे हैं, ज़्यादा नहीं, 2014 के बाद से ही शुरू हुआ है। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि अटल जी भी प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन जी थे, बिल्कुल। इंदिरा जी थी, और भी तमाम बीच बीच में ये तो देवेगौड़ा fact साहब है। गुजराल, तो कभी उनके भी क्या एंटी नहीं रहे होंगे, उनके भी एंटी रहे होंगे, लेकिन कभी आपने सुना एंटी अटल, एंटी राजीव गांधी, एंटी इंदिरा गांधी, ये सब नहीं। तो ये सब इन लोगों ने अभी अपना अपना माहौल बना दिया है। इन्होंने जैसे होता ना कि कभी आपने यहाँ पर लखनऊ में भी मजमे लगते होंगे ना, तमाम तरीके से, एक आता है अपना मजमा का सामान लेकर के, ये इधर है ना, 2-4 लकड़ी गाड़ी, ये रस्सी लगाई, इसके ऊपर चक्का चढ़ाया, ये बच्ची को निकाला, इसको निकाला, और भाइयों बच्चे लोग बजाओ ताली, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये वो पूरा मजमा लगा लेता है। तो वैसे इन लोगों ने अपना ये एंटी और ये फलाना, ये देशद्रोही, और इसने ऐसा कह दिया, इसको उठा के डालो, ये यूएपी है, ये सरकार के खिलाफ, ये ऐसा वैसा, ये कांग्रेसी आदमी, ये इसका आदमी, ये उसका आदमी, तो ऐसा सब कुछ करके ये लोग माहौल बना लिया इन लोगों ने। इन लोगों ने अपना ये जो किया है, मजमा लगाया है अपना, इनका अपना ही मजमा है। इनका मजमा खत्म हो जाएगा, अपना तंबू उठाएंगे, कंधे पे ला देंगे, और फकीर झोला लेके चल देगा किसी दिन। अच्छा राजीव जी, कुछ अपने बारे में बताइए सर। आप कानपुर के थे, फिर मुंबई कैसे पहुंचे, फिर कॉमेडी में कैसे, मतलब क्या रहा सफ़र? मेरी शुरुआत भी कानपुर से, मतलब वो दौर था जब ना तो मोबाइल थे, ना टीवी चैनल्स थे, कुछ था ही नहीं। तो उस वक्त सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट के लिए मेरे घर में टीवी भी नहीं था, तो मैगज़ीन और न्यूज़पेपर में संडे को न्यूज़पेपर जो आता था, उसमें एक एक्स्ट्रा 2 पन्ने का विशेषांक आता था, जिसमें छोटी छोटी कविताएं, हास्य, व्यंग, सटायर, जोक, चुटकुले, तो वो पन्ना मुझे बहुत पसंद था। फिर धीरे धीरे मैं एक न्यूज़पेपर में मैं अपने खुद के कॉलम लिखने लगा। मैं लिखने लगा, फिर धीरे धीरे ऐसा लगा कि यार लिखने में लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इसी चीज़ को मैं लोगों के सामने परफॉर्म करूँ। हाँ, तो धीरे धीरे परफॉर्म करना शुरू किया, लेकिन यहाँ पे कानपुर में इतना स्कोप था नहीं उस वक्त परफॉर्मेंस का, काम का। तो लिहाजा हमने कहा कि अगर इसको आगे बढ़ाना है तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा। फिर मैं मुंबई गया, वहाँ के जो भी वहाँ की जो स्टाइल थी, वहाँ का ह्यूमर था, वहाँ का संघर्ष था, उन सारी चीज़ों से जूझते हुए नेशनल लेवल पे आप अपने कंटेंट को कैसे डिलीवर करें। पहले मैं लोकल लेवल पे कानपुर में स्थानीय भाषा में करता था, है ना, तो वो सब सीखा किया, और टचवुड करते करते वो काम भी मिला, वो इज़्ज़त भी मिली, और इसके बाद शोज़ करने लगा, और पूरे विश्व में 50-60 देशों में मैंने परफॉर्म किया। तो बहुत कुछ सीखते सिखाते तो वो एक दुनिया अच्छी लगने लगी। तो मुझे लगता है कि आपके आदत में हो गया होगा व्यंग। अगर आप घर में मानिए अपनी वाइफ से कह रहे हैं चाय बना दो ज़रा, और कभी कभी ऐसे व्यंग के रूप में बात कर दिया कि वाइफ भी पूछती है मजाक कर रहे हैं क्या, ऐसा हुआ है कभी? नहीं, वाकई में होता है कई बार, कि उनको समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और कई बार होता है कि वो अकेले में, मैं घर आया, दरवाज़ा खोला तो बैठा, देखा अकेले बैठ करके हंस रही हैं। उन्हें क्या हुआ, अकेले ठीक तो हो? बोलते नहीं, आप उतने टाइम जो बात बोल के गए थे ना, वो मुझे अभी समझ में, अकेले में। तो होता है, कुल मिलाकर के एक अपनी कोशिश ही होती है कि कहते हैं ना कि किसी चिराग का कोई मकान नहीं होता, जहाँ पर रहेगा वहीं पर रोशनी फैलाएगा। तो एक बीइंग ए कॉमेडियन, अपने को लगता है चाहे आप घर में रहो, सोसाइटी में रहो, लखनऊ रहो, मुंबई रहो, विदेश रहो, फ्लाइट में रहो, ट्रेन की यात्रा में रहो, तो जो भी आसपास लोग मिलते रहें, हंसते बोलते मस्ती के साथ, तो जीवन में इससे अच्छा तो कुछ है नहीं है। बिल्कुल सही। हाँ, सो मुझे बड़ी खुशी होती है, ईश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक ऐसी विधा से नवाजा मुझे, और ये विधा अगर हास्य व्यंग के माध्यम से अगर समाज के लोगों में कोई चेतना का काम कर सकता है तो और ज़्यादा अच्छी बात होगी। सर व्यंग से बड़ी तो कोई ताकत नहीं होती, व्यंग सबसे बड़ा हथियार है। सर अच्छा एक चीज़ और कि टीवी चैनलों में अगर कोई पत्रकार सरकार के खिलाफ बोल दे तो वो पत्रकार चैनल में नहीं रह सकता। तो आपकी फील्ड में या कभी आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ है, या आपको ऐसा कुछ संघर्ष देखने को मिला है? क्योंकि आप तो सरकार के खिलाफ या उनकी गलतियों को एकदम हिट करके बताते हैं। कायदे से काम तो कलाकारों का, पत्रकारों का, कलमकारों का, लेखकों का, व्यंग्यकारों का, इनका काम क्या है? इनका काम थोड़ी घर में बैठ करके वो रोटी बनाया और चुपचाप खाया और सो गए। इनका काम ही है हमेशा से। और अगर आप अपना काम नहीं कर रहे हैं तो फिर तो आप गलत कर रहे हैं।
तो मैं गलत क्यों करूं, मैं अपना काम करूं। मेरा काम ये है कि जब कभी अच्छा बुरा या कोई ऐसी चीज़ नज़र आए, सरकार कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, इससे पहले की भी सरकारें थी जिनके बारे में भी मैं लगातार बोलता रहता था, आज भी बोलता हूं, लेकिन अभी इन लोगों ने अपनी कोई दुनियादारी एक पैकेज तैयार कर लिया है कि ऐसा बोलो तो ठीक है, आप अच्छे आदमी हो, ऐसा बोलोगे तो नहीं, आप उनके, हाँ वो मजमा, हाँ तो मजमा माहौल इन लोगों ने अपना बना लिया है कि ऐसा बोला तो आप अच्छे आदमी हो और ऐसा नहीं बोला आपने तो आप अच्छे आदमी नहीं हो, आप उस पार्टी को, उस ग्रुप के हो, देशद्रोही हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसका सामना कई बार करना पड़ता है। आजकल तो मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं मानूँ तो हिंदुस्तान एक तो 1947 में डिवाइड हुआ था और दूसरा अभी डिवाइड हुआ है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि डिवाइड का मतलब क्या होता है, ज़रूरी थोड़ी कि बाउंड्री हो और आधे लोग उधर चले जाएं, आधे लोग इधर चले जाएं और या कोई नया देश बन जाए, लेकिन एक बाउंड्री तो खिंच गई है कि आधे लोग उधर हैं और आधे लोग इधर हैं। आप कितनी भी अच्छी बात कहें, अरे आपने ऐसे कैसे कह दिया, आपने देखा नहीं, उन्होंने ये किया, अरे क्या मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है? एक व्यंग्यकार का, अच्छा फिर वो कहते हैं कि आपने इन्होंने जो अच्छे काम किए उसकी आप तारीफ क्यों नहीं करते हैं? तो कोई व्यंग्यकार, कहानीकार या कोई तारीफ करने के लिए थोड़ी बैठा हुआ है, या पत्रकार है ना, ये तारीफ करने के लिए नहीं बैठा हुआ है। ये जहाँ पर कहीं कुछ कमी होगी वो बोलेगा। तो आज का माहौल ऐसा बना दिया कि हमें कमियां नहीं सुननी है, हमें कमियां नहीं सुननी है, सिर्फ उस वजह से ये माहौल है। देखते हैं कहाँ तक ये सफर जाता है। सर आपको क्या लगता है, अभी आप टेनी टोनू की बात कर रहे थे, क्या लग रहा है कुछ होगा, कुछ सरकार चेतेगी क्या? चेते न चेते, लेकिन इनको मजबूरी में, जैसे चेतना मतलब अभी जो 3 काले कृषि कानून जो थे वो वापस लिए, आपको क्या लगता है वो चेते हैं इसलिए वापस लिए? चुनाव से डर के। तो अगर चेतना होता तो साल भर से बैठे थे, कभी भी पहले महीने, दूसरे महीने, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद चेत सकते थे, साल भर बाद क्यों चेते? जब इनको लगने लगा कि नहीं अब चेत जाओ, नहीं तो ये लोग चैतूलाल बना देंगे हमको। अच्छा, अगर राजीव निगम जी राजनीति में आए तो कौन सी पार्टी से मंत्री बनेंगे? अब पता नहीं, क्योंकि मुझे कौन सी पार्टी खड़ा करेगी मुझे पता नहीं, क्योंकि मौके बेमौके है ना, सारी पार्टियां निशाना बनती रही हैं, है ना। तो और मेरा तो खैर राजनीति का ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन सबको निशाना बनाया है, तो कौन मुझे मंत्री बनाएगा ये तो मुझे पता नहीं है। अच्छा, योगी, मोदी, अखिलेश, मायावती, प्रियंका गांधी, इनमें से राजीव निगम जी के लिए पहले नंबर पे कौन, दूसरे नंबर पे कौन, तीसरे नंबर पे कौन, चौथे नंबर पे कौन, पांचवें नंबर पे कौन? प्रियंका गांधी को मैं पहले नंबर पे? हाँ, पहले नंबर पर रखता हूँ। उसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं। अगर कारण स्पष्ट ना करें तो तुरंत देखा मैं इसका वीडियो देखता तो मुझे पहले से मालूम था ये कांग्रेसी है। अभी कहेंगे सर, अभी कहेंगे लोग, अभी देखिएगा यही कहेंगे। ये देखना, ये कांग्रेस से पैसे खाता है ये। देखा, जैसे तुरंत बात आई, प्रज्ञा ने पूछा ना कौन कौन, तो सबसे पहले प्रियंका गांधी। तो प्रियंका गांधी का इसलिए क्योंकि मुझे उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है और बहुत जुझारू महिला है, और जिस तरीके से आज के समाज में महिलाओं को आगे बढ़ने का और महिलाओं को पावरफुल होने का एक जो स्कोप वो जगाती हैं, वो दिखता है उनके अंदर। तो हम सब कहीं ना कहीं, आज मैं जहाँ कहीं भी हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे इतना ग्रूम किया। जब मैं मुंबई गया, अकेले रहता था, मैं खाना बना लेता हूँ, मैं बर्तन भी साफ़ कर लेता हूँ, अच्छा। मैं कपड़े भी साफ़ कर लेता हूँ। क्यों? मेरी माँ ने सिखाया। मेरी माँ ने मुझे ईमानदारी सिखाई, मेरी माँ ने मुझे मेहनत करना सिखाया। तो आज मैं जहाँ कहीं भी हूँ, मुझे एक अच्छा इंसान मेरी माँ ने बनाया। अब उसके बाद का जीवन है वो मेरी पत्नी मुझे संभालती हैं, करती है, मेरे लिए प्रे करती है, मेरा घर संभालती हैं, मुझे संभालती हैं। तो एक माँ, एक पत्नी, एक बहन और एक बेटी, इनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो उस मजबूती के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितनी मजबूती के साथ वो फाइट कर रही हैं। अभी पीछे जब ये लखीमपुर खीरी वाला कांड हुआ, 3 दिन उनको कहाँ पर अंदर रख दिया, फिर भी वो गई, फिर वो आगरा गई, दूसरी जगह गई, ठीक है। और राजनीति की बात है, उसमें लोग बोलते हैं वो राजस्थान क्यों नहीं गई, वो वहाँ क्यों नहीं गई, वो वहाँ क्यों नहीं गई, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जहाँ जाती हैं पूरी निडरता के साथ जाती हैं, तो उनका किरदार मुझे एक अच्छा लगता है। हाँ। दूसरे नंबर पे सर? दूसरे नंबर पे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुझे अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे लगते हैं। उसके भी कारण है, फिर कहेंगे देखा कांग्रेस का नहीं, ये सपा का आदमी निकला, सपा का आदमी निकला है ना। हाँ, तो
मैं तो रीजनिंग के साथ आपको बता रहा जी, हूँ। जी। अखिलेश यादव जी मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं, एक तो युवा है और बड़े प्यारे से हैं, जी। क्यूट से बड़ी अच्छी सी बातें करते हैं। और अगर आप उनसे कभी मिले हैं तो ऐसा उनसे उनसे मिलने का मन करता है। अरे नहीं नहीं यार, एकदम जैसे बहुत सारे लोग मेरे जो फ़ैन होते हैं ना, तो भीड़ में सीधे मेरे पास मिलने चले जाते हैं, अरे सर आपको देखा। तो बीइंग ए कॉमेडियन उनको बहुत ईजी लगता है, उनको लगता है ये फैमिलियर आदमी है। तो कई बार वो कंधे वंधे में हाथ रखे, सर ऐसे फोटो खिंचा लें बगैर पूछे। लेकिन आपको दिखाऊं, मैं अगर कभी शक्ति कपूर कहीं पर मिल जाए या गुलशन ग्रोवर, मैं कभी उनके साथ शोज में जाता हूँ, तो गुलशन जी एकदम पूरा ये ऐसा ऐसे निकलते हैं ना, तो फैन वैन दूर से देखते हुए, यार गुलशन ग्रोवर है यार, भाई गुलशन ग्रोवर है ये तो ये पीछे भागते हैं, पतली गली ढूंढ लो, पतली हाँ, गली। गुलशन ग्रोवर है ये। और वहीं जब राजीव निगम होते, अरे ये तो राजीव निगम, अरे सर, तो वो आगे बढ़। हाँ। तो वो जो एक होता है ना, तो वो अखिलेश जी के अंदर मैंने देखा है। अच्छा, योगी जी को देखकर क्या लगता है? गुलशन ग्रोवर वाली फीलिंग आती है कि नहीं, योगी जी नहीं, गुलशन ग्रोवर तो बहुत वर्सटाइल, जी जी हाँ, एक्टर है। इनका तो हाँ। लेकिन पता नहीं क्यों योगी जी से मैं कभी मिला भी नहीं, देखा भी नहीं, और जितना सुनता हूँ तो बात वही है ना कि ठोक दो, पलटा दो, पीतल उतर जाएगा, खंजर चल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। वो एक ऐसा लगता है कि यार ये कोई सही आदमी नहीं। ठीक है योगी जी, मतलब हाँ आप ही हो, सब जो हो, मतलब इनकी जय जयकार करो और निकल लो। सर, आप निगम हैं, आपकी सरकार है, आपके योगी जी हैं, आप राजू श्रीवास्तव जी से कुछ सीखते क्यों नहीं है? राजू श्रीवास्तव से उन्हीं राजू से, श्रीवास्तव जी तो बहुत पसंद करते हैं योगी जी को। हाँ, बस ये है कि मैंने वही सोचा हमेशा कि जो कुछ किया, कि मैंने वो चीज़ें सीखी जिससे मैं अपने आप को खुश रख सकूं। मैं अपने आप को खुश रख सकूंगा तो फिर मैं लोगों को खुश रख सकूंगा। लेकिन अगर मैं उनसे कुछ सीख लेता हूं तो आज यहाँ पर उछल के, कल वहाँ पर उछल करके, यहाँ कुछ बोल दिया, वहाँ से कुछ मिल गया, वहाँ से बटोर लिया, इधर से अच्छा, तो वो मतलब अपने से तो नहीं हो सकता है। और जहाँ पर अगर ये हो जाता है, कहीं पर आप थोड़ा सा दब जाते हैं किसी को देख करके, ये तो आपके अंदर का एक कलाकार, आपके अंदर की एक जो सोचने की क्षमता, एक आपका जो व्यंग अंदर का, वो कहीं दब जाता है। वो कहीं दब जाता है जब आप किसी स्वार्थ, लालच या किसी के दबाव में, तो दबाव में काम नहीं करना चाहिए। अगर मैं देखा जाए तो पिछली बार 2017 में जब अखिलेश जी की सरकार थी यहाँ पर, आई ना सर, चलते चलते बात कर। अखिलेश जी की सरकार थी यहाँ पर जी। और चुनाव होने वाले थे, जी। मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए अखिलेश के ऊपर, सपा के ऊपर, साइकिल के ऊपर, बहुत सारे वीडियो मेरे, तब भी मेरे बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर वायरल हुए थे। कि वो एक मैंने अपने बेटे के साथ वीडियो बनाया था जो उस दौर में चल रहा था। याद है मुझे। कि वो साइकिल लेकर के वो बोलता है ये मेरी साइकिल है, मेरी साइकिल है, साइकिल का झगड़ा चल रहा है। फिर ये हो गया कि चलो, फिर इलेक्शन के बाद अरे साइकिल पंचर हो गया, ऐसा हो गया। तो उनकी सरकार थी, तो जो भी अच्छा बुरा, तो उनका रिजल्ट था, 5 साल का सामने दिख रहा था, बिल्कुल दिख रहा था। हाँ। तो उसके ऊपर मैं प्रहार कर रहा था। तो अभी इनकी सरकार है, जो इन्होंने अच्छा बुरा चीज़ें की, मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से जो चीज़ें मालूम पड़ती हैं, जो दिखती हैं, तो वो मैं बोलता हूँ। मुझे सरकार से मतलब योगी जी से कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ठीक है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, मैं मुख्यमंत्री के ऊपर या मैं देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, मोदी जी 2014 के पहले तो मैंने कभी मोदी जी के बारे में कुछ नहीं बोला, या 2017 से पहले योगी जी के बारे में कभी नहीं बोला। अगर बोला हो तो आप बताइए, तो क्यों बोला? अब वो सीएम है, अब वो कल को सीएम नहीं रहेंगे, कल को गोरखपुर चले जाएंगे, अपना मंदिर में पूजा वूजा करेंगे जाकर के। तो कांग्रेस को लेकर के भी अक्सर व्यंग करते रहे हैं, सपा को लेकर के भी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि व्यंगकार का काम है, लेकिन आज इन लोगों ने ये कर दिया कि नहीं, ये व्यंग नहीं कर रहा है, ये तो ये कर रहा है एंटी नेशनलिस्ट और एंटी योगी, एंटी, वही फिर एंटी में आ जाते हैं। तो अब एंटी की घंटी बंद होने का नाम नहीं। इनको एंटीबायोटिक चाहिए अभी, एंटीबायोटिक की जरूरत है। एंटीबायोटिक की जरूरत अच्छा, है। आप कुछ कह रहे थे, मंदिर में चले जाएंगे क्या, घंटा बजाएंगे और कुछ? आपका एक वीडियो याद आ गई, आप वो घंटा और ऐसे ऐसे रुको वो वीडियो आपका काफी सर मतलब हल्का मचा दिया, पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया सर, पूरा देश हिल गया। अरे नहीं, वो देखिए, हम तो कलाकार हैं, हम तो वो एक वीडियो मैंने देखा था उसमें ट्विटर पे, कि उसमें योगी जी अपना घंटी बजा रहे हैं, उधर सामने कैमरा लगा हुआ है
और मंदिर पीछे दिख रहा है, वैसे ऐसे घंटी बजा रहे, घंटी बजा रहे, घंटी बजा रहे, नो डाउट, मतलब आरती वारती में घुमा भी जाता है, ऐसे सब परिक्रमा की जाती है। लेकिन वो जो छोटा सा वीडियो था उसमें वो टुवर्ड्स कैमरा वही किसी ने वीडियो उठा करके डाल दिया, तो मैंने उतने पोर्शन का स्पूफ किया। उस वीडियो में मैंने बोला भी कुछ नहीं बोला, मैं भी करके टन 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 टन। सर यही तो कला है आपकी, बिना कुछ बोले इतना कुछ कर देते हैं, धाए धाए गोलियां तक जाती है सर। तो वही बोला कि भाई ये, अरे लोग उसमें ज़रा सा हंसी मजाक, आजकल तो हर चीज़ का, अरे आपने हिंदुओं के खिलाफ ऐसा बोल दिया। अरे मैं, आपको पता है मैं खुद इतना, अब तो ये भी बताने कि मैं अच्छा हिंदू हूँ, तो ऐसा लग रहा है बताने के लिए बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल। तो हम लोग एक संस्कारिक परिवार से रहे हैं, बचपन से 4 साल की उम्र से हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, डेली सुंदरकांड पढ़ता था, और बहुत सारी पूजाएं घर में, 3-3 4-4 व्रत, और पता नहीं कौन सी एकादशी, द्वादशी, अष्टमी, और सारे सब इतना डिटेल में हमारे यहाँ पूजा परिवार। तो हम लोग, अब अचानक कोई आके बोल देता अरे यार तू हिंदू नहीं है, हिंदुओं के नाम पे कलंक है, कोई ऐसे आके, तो कभी कभी अपने को भी कष्ट होता है यार। ये हंसी मजाक चीज़ें ये अपनी जगह पर है, और हम लोग कौन सा, कोई भी कलाकार मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा होगा कि जो किसी धर्म का, ये किस लोगों का काम होता है हंसाना, अब उसमें से भी आप निकाल लो। निकालने की अगर बात करूँ तो मैं एक लीडर, इनके मैं आपको बाइट्स दिखा दूंगा। इन्होंने धर्म के खिलाफ बोला है, देश के खिलाफ बोला है, लोगों के खिलाफ बोला है, गंदा गंदा बोला है, घटिया घटिया बोला है, लेकिन इनकी सारी चीज़ें माफ़ है, इनकी सारी चीज़ें माफ़ है। आप सोचो अभी टेनी जी ने जो ये बोला ना, अबे तबे और मोबाइल और छीना, ये किया, आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काम अगर समझो अखिलेश जी ने किया होता, क्या होता आज पूरे प्रदेश में, देश में, मीडिया में? आप सोचिए, तो एक का आपने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। तो यही है कि हम करें तो सब ठीक, लेकिन कोई और दूसरा कर दे तो वो एंटी हिंदू धर्म और फलाना एंटी नेशनलिस्ट और पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। लेकिन सच्चे देशभक्त हैं हम लोग, बिल्कुल सर, सच्चे देशभक्त हैं। अगर सच्चे देशभक्त ना हो तो हम बहुत सारी बातें नहीं बोल सकते। हमें देश से प्यार है, हमें अपने देश के लोगों से प्यार है जी। और शायद ये प्यार है, यही प्यार हमें ताकत देता है जब मैं इतनी बातें बोल पाता हूँ जी, बिल्कुल, है ना। लेकिन अगर मैं किसी की तरफ अगर ढुनक जाऊँ तो फिर मैं इसी तरफ की बात बोल पाऊंगा, उस तरफ की बात देख ही नहीं पाऊंगा, बोलना तो दूर की बात है। लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि जो बातें बोलता हूँ तो उनको लगता है यार ये तो मैं लोगों से छिपा रहा हूँ, वही बात पे ये पिन कर रहा है, ना 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 ये आदमी सही नहीं है, इसको पकड़ो भाई, निकालो कहाँ है ये वो है, हम तो ये छिपा रहे हैं, यही दबा रहे हैं, हम लोगों को ये दिखा रहे हैं। और ये पर्दे के पीछे ये जो ट्रम्प साहब आए थे ना, जो दीवार खड़ी कर दी गई थी, है ना, तो ट्रम्प साहब को तो सब अच्छा 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 दिख रहा, हाँ हाँ वाह व्हाट ब्यूटीफुल, ये वो सब दिख रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या है कि हम वो कैमरा लेकर के अपनी स्टोरी दीवार के पीछे चले जाते हैं कि भाई इधर का भी देख लो। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही। तो बस वही तो तकलीफ हो जाती है कि यार ये जो हम यहाँ रहते हैं ये तुमको दिखा, अरे क्यों दिखा दिया, सही बात। अच्छा सर, मुझे एक ढुनकने से एक बात याद आ गई, अगर मोदी जी आपके नाम सेंट्रल विस्टा कर दे तो क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे सर? हाँ बिल्कुल कर लेंगे भाई। भाई उसमें क्या, रजिस्ट्री करवा दे एक बार। फिर क्या है, हम बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, मोदी जी को रख लेंगे काम पे। अच्छा सर, कुछ नाम लूंगी, आपको एक शब्द में जवाब देना है, जल्दी जल्दी उत्तर देना होगा, फटाफट सर, ठीक है? कानपुर, बिना सोचे फटाफट सर। कानपुर। मेरी मिट्टी मेरा देश। लखनऊ। लखनऊ मेरी जान। राजीव निगम। फैंटास्टिक आदमी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री। योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव। होने वाले मुख्यमंत्री। प्रियंका गांधी। देश की बहुत बड़ी महिला सशक्त नेता और आने वाले समय में देश की अच्छी भविष्य। राहुल गांधी। राहुल गांधी इज ए जेंटलमैन और बहुत एग्रेसिव। और मायावती जी को राजू श्रीवास्तव। राजू श्रीवास्तव बीजेपी पर्सन। अच्छा, प्रज्ञा मिश्रा। प्रज्ञा मिश्रा शी इज ग्रेट लेडी। आज के डेट में, आज के दौर में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में रह करके जो काम प्रज्ञा मिश्रा कर रही हैं, अगर ऐसे ही 2-4 और मिश्रा जी, तिवारी जी, गुप्ता जी करने लगे तो शायद प्रदेश का और देश का और अच्छा भला हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लखनऊ आए, हमारी मुलाकात हुई, लखनऊ की धरती पर हम दोनों मिले, और आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। राजीव सर की तरफ से, प्रज्ञा मिश्रा की तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार।
चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।